तरह कल तक हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी समझी थी। मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे, ग्रीक पीरियड भी गुजरा, मुस्लिम पीरियड भी गुजरा, मॉडर्न पीरियड भी आया, तो उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे मैटर से। तो सबसे पहले मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह घेरे तो वो हमारे पास मैटर में आती है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एयर, बुक, और हर वो चीज़ जो हम जिसे देख सकें और जिसे छू सकें वो मैटर में आती है। मार्कर, बोर्ड, सारी चीज़ें इन्हीं सेंटर में आएंगी। मैटर की फर्दर आगे स्टेट्स होती हैं जो कि 3 कॉमन है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 कॉमन स्टेट्स हैं। इसके आगे जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, वो प्लाज्मा है, जो कि जब हम गैस इसको इतना आयोनाइज कर देते हैं कि उसमें से करंट पास हो जाए तब वो जाके प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल 4th स्टेट हमारे पास प्लाज्मा है, और फिर बोज-आइंस्टाइन थर्मल स्टेट। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, वो एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। ये जिस तरह हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड में, लिक्विड को और हीट करें गैस में, और गैस को और आगे कंटिन्यू करें तो प्लाज्मा में। तो आगे हमारे पास अगला स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझा। कॉमन स्टेट्स में मैं आपको सॉलिड के डायग्राम बता समझाऊंगा। तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और वो वाइब्रेशन में होते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, इनके बीच आपस में कोई स्पेस खाली नहीं होती, ये आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। और इसी तरीके से हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास स्पेसेस होती हैं, बहुत कम होती हैं, इससे वो फ्लो कर रहा होता है। इसीलिए लिक्विड की खास बात है कि वो अपनी जगह खुद बनाता है। अब पानी को ऐसे गिरा दो तो वो खुद ही अपना रास्ता खुद बनाएगा। और गैसेज में हमारे पास बहुत जगह खाली होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे को नफरत होती है आपस में। और जिस तरह सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत मोहब्बत होती है, बहुत आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में कम होती है, और गैस में ये ना होने के बराबर ही होती है। गैस में ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं और दूर दूर घूम रहे होते हैं। ये था मैटर का हिस्सा जो मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताया कि कोई भी चीज़ जिसका कोई वजन हो और कोई भी चीज़ जगह घेरे, जैसे बोर्ड है, इसका वजन है मेरा कोई, उसने एक बड़ी जगह घेरी हुई है और बोर्ड भी काफ़ी नीचे है। इसकी फर्दर आगे हमने एग्जाम्पल भी दी, बुक, और हर वो चीज़ जो हम देख सकें और उसे महसूस कर सकें। इसकी फर्दर स्टेट्स में हमने पढ़ी कि कॉमन स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और 4th स्टेट हमारे पास प्लाज्मा है, फिर बोज-आइंस्टाइन थर्मल स्टेट। तो ये सारे मैटर के जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी पे डिपेंड करती है कि अगर एनर्जी बढ़ाते रहेंगे तो स्टेट चेंज होती रहेगी। जैसे सॉलिड को ज़्यादा हीट कर दें तो लिक्विड में, और उसको और हीट कर दें तो गैस में। अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप जब गर्मी से चॉकलेट दुकान से खरीद के लेके जा रहे होंगे और वो घर जाते हैं मेल्ट हो जाए, फिर आपको उसको फ्रिज में रखनी पड़ती है ताकि वो ठंडी हो जाए। बाकी वाटर इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आइस को जब हम हीट करते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं तो लिक्विड में हो जाती है, लिक्विड से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है जो कि गैस की फॉर्म है। और उसको अगर हम कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो वो लिक्विड में, और कूल करें तो वो सॉलिड में आ जाएगी। फर्दर मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिए हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, एटम्स। एटम्स सबसे पहले जानते हैं कि क्या चीज़ है। एटम्स निकले ग्रीक वर्ड से, जिसे उर्दू में यूनानी कहा जाता है। यूनानी अल्फाज का वर्ड है, यूनान कौम का वर्ड है, उनकी लैंग्वेज का। तो उसको सबसे पहले नाम दिया गया था एटोमस का, जो कि ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने बताया था। जैसे फिलोसोफर और साइंटिस्ट में एक फ़र्क होता है कि साइंटिस्ट अक्सर एक्सपेरिमेंट करके आगे अपनी बात को पेश करते हैं, लेकिन जो फिलोसोफर होते हैं जैसे डेमोक्रिटस हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ये सारे इन्होंने बगैर एक्सपेरिमेंट के बस अपनी जहानत से और फलसफाई जिसे कहा जाता है, उन्होंने इस तरीके से इसको बताया था कि एटमस एक वो पार्टिकल जिसका मायने इनडिविजिबल पार्टिकल, बेसिक यूनिट से और छोटा नहीं हो सकता। एक मैटर का सबसे बेसिक हिस्सा वो हमारे पास एटम्स कहलाता है।
ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और बेसिक यूनिट ऑफ मैटर अगले की पॉइंट है। और एटम की मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझाया कि किस तरीके से एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है हमारे पास। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन का वैसे कह सकते हैं प्रोटॉन पी और पॉजिटिव का पी दोनों एक जैसे हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये था इलेक्ट्रॉन का काम और प्रोटॉन का काम, जो कि दो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें एटम के अंदर मौजूद होती हैं। फिलहाल इसको सबसे छोटा पार्टिकल कहा जाता है हमारी केमिस्ट्री में, और इससे छोटा मजीद कोई पार्टिकल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इससे हट के क्वार्ट्स वगैरह आगे आप इसको पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मामला चल रहा है। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। ये तो एटम्स की बेसिक सी बात थी। अब आगे फर्दर दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दो और दो से ज़्यादा एटम्स से जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, टॉपिक हमारा था मॉलिक्यूल्स, जो कि बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो जब भी एक दो और दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन करते हैं। वो डिफरेंट तरह के भी होते हैं और ये दोनों आपस में जो जुड़ते हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। बॉन्ड दो तरह के होते हैं हमारे पास, आयोनिक और कोवैलेंट। अच्छा, बॉन्ड बनता है कैसे है? ये सवाल। बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट शेयरिंग से या कंप्लीट ट्रांसफर से या उसकी शेयरिंग से। शेयरिंग कोवैलेंट में जाती है और आयोनिक में ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन आगे या तो डोनेट कर देगा या तो गेन कर लेगा या तो दूसरे एटम के साथ शेयर कर देगा। वो भी आगे हम फर्दर आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब भी टॉपिक आएगा हमारे पास। तो फिलहाल बॉन्ड का एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। या मॉलिक्यूल्स भी अब हमारे पास तीन तरह के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनो का मतलब सिंगल में हमारे पास ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन ये आएंगे। ये डाई का मतलब दो से पता है हमें, तो दो में हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ज़्यादातर इधर गैसेस होती हैं। पॉली मतलब मैनी से निकला है, पॉली का मतलब मैनी होता है। तो हमारे पास फॉस्फोरस, इसके चार P4, इसके चार इस तरीके से होते हैं आइटम्स। अगर इसको हम जूम करके देख लें तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होता है, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। सल्फर एसिड का इस तरीके से होता है और ओजोन का बहुत ही इस तरीके से होता है। पॉली से वाज़ेह है कि बहुत सारे आइटम से मिलकर कोई बॉन्ड बन रहा है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया गया है। पॉली बहुत सारे हैं तो ज़रूरी नहीं है 2 हो, 3 हो, 8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और आगे फर्दर 6 कार्बन आइटम्स वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा छोटा सा मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेसिक सी डेफिनेशन थी, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, जो कि हमने किस तरीके से पढ़ी कि कोई भी दो से ज़्यादा आइटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बॉन्ड हमारे पास आयोनिक, कोवैलेंट इस तरह के होते हैं इसमें। और बॉन्ड बनता कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया कि शेयरिंग होती है या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और इसके हमने कुछ आगे फर्दर चीज़ें भी पढ़ी कि मोनो, डाई और पॉली में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हमने आगे देख लिया। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, सब्सटेंस। ये सब्सटेंस क्या है? अ पीस ऑफ प्योर मैटर, किसी भी मैटर का प्योर हिस्सा सब्सटेंस कहलाता है। अब जैसे इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल डायमंड है, बुक है, जो कि एक ही तरह के मैटर से बनी हुई है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। के आगे इसका एक पॉइंट है हमारे पास, एवरी सब्सटेंस हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर कोई ना कोई सब्सटेंस की कोई ना कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे डायमंड यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, तो डायमंड का कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होगा और सेम उसी की तरह उसका कोई ना कोई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो ये तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी इसकी सब्सटेंस की। अब सब्सटेंस को हमने पढ़ा कि कोई भी पीस मैटर का कोई प्योर फॉर्म हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है और इसकी कोई ना कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमने डायमंड के एग्जांपल से भी समझी। अब अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, एलिमेंट। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। ये सारी तो छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग तो नहीं है।
एलिमेंट वो कहलाता है जो कि एक ही तरह के एटम से बना हो। तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। मेटल्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनमें से करंट पास हो जाता है। नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। और मेटलाइट्स सेमीकंडक्टर कह सकते हैं उसको, जिनमें बहुत कम तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बट फिर भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। एलिमेंट्स ज़्यादातर अक्वायर करते हैं फ्री स्टेट में या तो कंबाइंड स्टेट में। अब एलिमेंट्स से अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे फ्री स्टेट में तो हमारे पास, और कंबाइंड स्टेट में तो आयरन है। आयरन की हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन के ओर से, और इस तरीके से दूसरी चीज़ों की भी इस तरीके से एक्सट्रैक्शन की जाती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फ्री स्टेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन है, जो सब हमारे पास जो एयर में मौजूद हैं, वो भी आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी अक्वायरेंस हो गई कि किस तरीके से नेचर में एलिमेंट अक्वायर करता है। ठीक है, मेजॉरिटी इनमें से सॉलिड है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, ये सारे हमारे पास सॉलिड स्टेट में आएंगे, जो कि मेजॉरिटी में हमारे पीरियोडिक टेबल में भी शो है गिवन है। ये और में से कुछ जो है हमारे पास वो गैसेस में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और ग्रुप 8 के एलिमेंट्स में हमारे पास इनर्ट गैसेज हैं, ज़्यादातर गैसेज में हैं, और उनमें से बहुत कम जो है उनकी तादाद वो लिक्विड में। वो उनमें सबसे पहले मरकरी है, जो कि एक वाइट सॉलिड है, जो कि लिक्विड स्टेट में, एक वाइट मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन वो भी हमारे पास वाटर में, और भी आगे फर्दर दूसरी चीज़ें। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। कि मैटर, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो वजन रखे और कोई ना कोई जगह घेरे तो वो मैटर की डेफिनेशन है, मैटर में आती है। मैटर की एग्जाम्पल हमने पढ़ी, बुक, एयर और मार्कर, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा। ठीक है, मैटर की कॉमन 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी डायग्राम यहाँ पे भी बनी है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के वापस में बहुत टाइट के पैक्ड होते हैं। इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि सॉलिड का मोहब्बत ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की भी, और अट्रैक्शन बहुत होती है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा कि इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत होती है। लिक्विड में इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़े फ्री घूम रहे होते हैं, मतलब इनको खुली थोड़ी ज़्यादा मिली हुई होती है, बहुत कम। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं घर में जो सीधा खेल के आ जाते हैं घर पे, बस इनको इसकी ज़्यादा मिली हुई होती है। सॉलिड की एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने देते, वो सॉलिड की कैटेगरी में जाएंगे। लिक्विड में बच्चे बाहर जा रहे हैं, खेल के फौरन सीधा घर आ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई भी मोशन दूसरी तरह की और कहीं और उनका कोई नहीं है। गैसेज में ऐसा नहीं होता, गैसेज के माँ बाप बड़े ढीले हैं, उनको कोई परवाह नहीं है बच्चों की, और उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे हमारे बच्चे सड़कों में घूम रहे होते हैं। और वैसे भी अभी 14 अगस्त आने वाली है, तो जिस तरह बच्चे बाजे बजाते हुए बाहर घूम रहे होंगे, वाइब्रेशन और शोर शराबा जो करते हैं, तो वो हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स की बेहतरीन मिसाल है। तो इस तरीके से आगे हमने एटम्स के बारे में एक बार इंट्रो कर लेते हैं। ये एक यूनानी वर्ड है एटम, जो कि एटमस से पहले कहा जाता था, बाद में एटम्स हो गया। तो ये डेमोक्रेटस ने दिया था, एक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर, यूनान कौन सुना होगा इसके बारे में। तो एटम्स की जो डेफिनेशन है, एटम्स का जो मतलब है वो ये है कि एक सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल जो कि मजीद ना हुआ जा सके। तो है ये तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बेसिक यूनिट है मैटर की किसी भी। तो हमने इसके स्ट्रक्चर से भी समझ लिया, डायग्राम से, कि किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसका चार्ज कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहा होता है, न्यूक्लियस की हिफाजत कर रहा होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, और इसका चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में आएंगे आप जल्दी से। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो और दो से ज़्यादा, जो कि केमिकली आपस में बॉन्डेड होते हैं। बॉन्ड दो तरह के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। और बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या ट्रांसफ़र। शेयर जब दो एटम मिलकर करते हैं तो वो कोवेलेंट में जाता है, आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है। तो ये खैर आगे की चीज़ें जो आप आगे बात करेंगे। तो ये बॉन्ड का बन गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एटम के थ्रू डोनेट किया जा सकता है, और किस तरीके से वो गेन किया जा सकता है, मतलब डोनेट भी हो जाता है, गेन भी हो जाता है, वो इस पर डिपेंड करता है।
आगे मॉलिक्यूल्स की हमने फर्दर टाइप पढ़ी, मोनो टाइप पढ़ी। तो उसमें जो एक मॉलिक्यूल जिसमें हो सिंपल तो हाइड्रोजन किया जाएगा। दो मॉलिक्यूल वालों को हम ज़्यादातर गैसेस में लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे पास डाई मॉलिक्यूल्स है। और पॉली का मतलब पॉली निकलेगी मैनी से, तो पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, दो और दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एक प्रकार। तो दो से ज़्यादा हमारे पास ओजोन है, जिसके 3 एटम्स इस तरीके से आपस में बॉन्डेड होते हैं। सल्फर के इस तरीके से होते हैं एसिड के 8 मॉलिक्यूल्स एक ग्राउंड स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद होते हैं। और फॉस्फोरस के 4 इस तरीके से हमारे पास गिवन होते हैं। और आगे हमने फर्दर सब्सटेंस को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि मैटर का कोई भी प्योर पीस हमारे पास सब्सटेंस में आता है। तो इसकी एग्जाम्पल भी हमने देखी कि डायमंड, गोल्ड, सल्फर, सारी चीज़ें जो एक ही एटम से मिलकर बनी है, प्योर फॉर्म में मैटर की, वो हमारे पास सब्सटेंस में आएगी। हर सब्सटेंस की कोई ना कोई फिजिकल और कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकली भी रिएक्शन करेगा और कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर भी अपने पास रखेगा। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक ही तरह के एटम से मिले हुए जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास एलिमेंट होता है। मतलब एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे तो ही एलिमेंट होगा। अलग अलग तरह के एटम्स एलिमेंट नहीं बनाते। वो फिजिकली कंबाइन हो सकते हैं बट केमिकली कंबाइन नहीं हो सकते। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये मौजूद हैं। ठीक है, ये फ्री स्टेट में भी अकर करते हैं और कंबाइन में, उसको मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि कंबाइन में हमारे पास आयरन आ जाएगा जो कि ओर के फॉर्म में मिलता है और हम उसको आगे फर्दर उसके एक्सट्रैक्शन करते हैं। फ्री स्टेट में की मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारी पूरी यूनिवर्स में सबसे एबंडेंट है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी स्टार में हमारे सन में हाइड्रोजन और हीलियम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और यूनिवर्स का सबसे एबंडेंट भी हाइड्रोजन और हीलियम ही कहलाया जाता है, खासतौर पर हाइड्रोजन। तो इनमें से जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो पूरा चार्ट बना हुआ है और जो तरीके एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनमें मेजॉरिटी है सॉलिड्स की, जिसमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम सारे सॉलिड में मौजूद है। कुछ इनमें से गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और भी डिफरेंट तरह की गैसेस वो भी इसमें आती हैं। और बहुत कम जो उनमें से हैं वो लिक्विड स्टेट में अक्वर करती हैं, जैसे मरकरी जो कि मेटल है बट लिक्विड स्टेट में है। और ये वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मौजूद है, मरकरी। और ब्रोमीन भी इसकी एक एग्जाम्पल है। तो इससे पहले हमने ज़्यादा पढ़ा था, इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है सैम्पल्स का। सैम्पल्स दरअसल रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। एब्रीविएशन होती है कि हम इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है सबको नाम से ध्यान नहीं रख सकते, इतने दिन तो नहीं हमारे बच्चे बोल के खासतौर पर। तो उसको हमने कोई ना कोई एब्रीविएशन दिए तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके पास हमारे पास तरह तरह की लैंग्वेज हैं, जैसे इंग्लिश, लैटिन यानी लैटिनी ज़बान, ग्रीक, यूनानी और जर्मन में हमने उसको उसकी एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया है इसी तरह के एब्रीविएशन से। तो सबसे ज़्यादातर एक या दो तरह तक लेटर जाते हैं किसी के एब्रीविएशन में, किसी के सैम्पल में। उससे ज़्यादा 3 वाले आपको नहीं नजर आएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो ये लेटर सबसे पहले इनका काम जो होता है, सबसे पहले तो ये कैपिटल लेटर से सबसे पहले जो लेटर होता है कैपिटल से डिनोट किया जाता है और दूसरा हमेशा शॉर्ट बनता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है कि कार्बन का एक सैम्पल मैंने बनाया है। पहला तो कार्बन सी है कैपिटल, अगला हीलियम, हीलियम का एच कैपिटल, और दूसरा वाला ई जो अगले उसके आता है अगला लेटर है वो हमारे पास शॉर्ट में है। क्रोमियम का सैम्पल सी कैपिटल और आर स्मॉल में, सल्फर एस कैपिटल। बाकी और भी तरह तरह के आपके पास बुक में गिवन है चार्ट, आपके पास तो वहाँ से आप बहुत सारे भी देख सकते हैं, उसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स वहाँ पे गिवन है। तो सैम्पल के बारे में हमने जाना कि किसी भी एलिमेंट को जितने सारे 118 एलिमेंट्स हैं तो उसको याद रखने का एक तरीका है कि हम उसके सैम्पल्स बना लेते हैं। तो उसको एक डिनोट कर देते हैं, कोई ना कोई उसकी एब्रीविएशन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है इन सैम्पल्स की मदद से। और अब आगे चलेंगे तो इनकी सैम्पल्स के काम है, हर वक्त हम अपने बड़े बड़े इनके नाम भी लेंगे, जैसे टाइटेनियम है, बेरिलियम है, मुश्किल मुश्किल थोड़े नाम हैं इनके, जो कि जर्मन में भी हैं, ग्रीक में भी हैं, ग्रीक में भी है, जर्मन में भी है, सब में है। तो इसको हमने किसी तरीके से रिप्रेजेंट करवाया है इन एलिमेंट्स में। अच्छा, कुछ नेम ऐसे हैं जैसे मरकरी है हमारे पास, मरकरी को हम एच जी से लिखते हैं, ये मरकरी का सैम्पल है, मरकरी के सैम्पल को एच जी से लिखते हैं। सोडियम जो हमारे पास एस एस से, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है
ग्रीक में, तो वो नेट्रियम है, तो उसको हम Na से डिनोट करते हैं सोडियम को। मरकरी को इसी तरह Ag से डिनोट करते हैं। इस तरीके के और भी गोल्ड को भी ऑरम कहा जाता है, तो Au Ag इस तरीके भी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेंगे। तो ये तो एक छोटी सी बात थी इनकी। अब अगला टॉपिक हमारे पास वैलेंसी का है। तो वैलेंसी में जाने से पहले वैलेंसी समझेंगे क्या है। तो वैलेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, कि उसके पास कितना वो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ले सकती है या शेयर कर सकती है, वो डिपेंड करती है, वो सब डिपेंड करता है वैलेंसी पे। तो आपके बुक के पेज नंबर 12 में एक चार्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप हैं तो कॉमन एलिमेंट्स के वैलेंसीज गिवन है। वैलेंसी दरअसल बताती है कि हम कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है, या उसको शेयर कर सकता है, मतलब बॉन्ड बनाने में कितने उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बुक के पेज नंबर 12 में हमारे पास पूरा चार्ट गिवन है, जिसमें मैंने कुछ लिखा भी है कि हाइड्रोजन की वन होती है बेरिलियम की पॉजिटिव टू, क्लोरीन की नेगेटिव वन। नेगेटिव वन का मतलब है कि ये कितने एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से उसकी वैलेंसी माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Na एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे क्लोरीन को, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाता है आयोनिक, और क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है, और क्लोरीन Na भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ उसके पास होता है। तो जाहिर सी बात है सोडियम अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं क्लोरीन से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास, तो क्लोरीन अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये हमने वैलेंसी के बारे में समझा। एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं सैम्पल क्या होता है, कि हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवाते हैं उसकी एब्रीविएशन से। यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ गिवन है, और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स इनके डिफरेंट लैंग्वेजेस पे हैं, कि जहाँ जहाँ जो डिस्कवर हुआ, जिस साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया उन्होंने रखा इसका नाम, किसी ने इंग्लिश में, किसी ने लैटिन लैंग्वेज में, किसी ने ग्रीक में, किसी ने जर्मन में। तो सबको हमने इस तरीके से समराइज किया और इस तरीके से इनकी एब्रीविएशन बनाई है, ताकि हम दूसरे 118 एलिमेंट्स को आपस में समझ सकें। ये ज़्यादातर 1 से 2 लेटर तक लंबे होते हैं, और पहला लेटर हमेशा इसमें कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल से भी समझा, कुछ को ग्रीक से हम शो करते हैं, जैसे सोडियम का नाम सोडियम है, तो सोडियम SO तो लिखते हैं, सोडियम को दूसरा नाम जो नेट्रियम, तो हम Na से उसको डिनोट करते हैं। सेम ऐसे मरकरी का भी है। अब वैलेंसी को मैंने पढ़ा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी वैलेंसी को बताते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकेगा या शेयर कर सकेगा। तो जाहिर सी बात है ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अब किसी के पास अगर कम है, जैसे एक है सोडियम के पास, ये एग्जाम्पल से हमने समझा वहाँ पे सोडियम के पास एक है, तो जाहिर सी बात है ऑक्टेट 8, उसको 7 और चाहिए उसको, तो 7 ले नहीं सकता, वो एक अपना डोनेट कर देगा क्लोरीन को, जिससे NaCl टेबल सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, और क्लोरीन के पास क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें दोनों का ही फायदा है, और इस तरीके से दोनों मिलके NaCl और टेबल सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला दरअसल हमें बताता है कि नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट में कितने हैं। अब जैसे वाटर है, अब हमें नहीं पता कि वाटर में कितने एटम्स हैं, कितने वो हैं, फार्मूला तो पता है उसका, हम नहीं पता कि किस तरीके से है, तो हम उसको फार्मूले से सिम्युलेट करते हैं। जैसे H2O लिखा हुआ है, तो 2 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, जो कि मिलके इसका एक केमिकल फार्मूला बनाता है। सेम इसी तरह CaCO3 इसकी एग्जाम्पल है एक और, इसमें कैल्शियम की तादाद हमारे पास 1 है, कार्बन की तादाद भी हमारे पास 1 है, बट ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। 3 एटम इसके ऑक्सीजन के हैं, कार्बन का 1 है, और कैल्शियम का भी 1 है
बॉन्डेड हो आपस में, केमिकली कंबाइंड हो आपस में। तो कंपाउंड्स ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आयोनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, जो कि कोई पॉइंट यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे NaCl, सोडियम अलग कंपाउंड है, सोडियम अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है। दोनों आपस में जब केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग है, तो NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हमारे पास सॉल्ट भी कहलाते हैं। इसी तरीके से KBr है, C2SO4 है, H2O है, वाटर है, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है। तो ये तो था कंपाउंड्स के बारे में कि जब दो तरह के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो, तो केमिकली बॉन्डेड हो, केमिकली कंबाइन हो, तो वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। और वो कंपाउंड आयनिक भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन की या शेयरिंग हो। तो यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब तो अगला हम मिक्सचर पे चलते हैं। तो मिक्सचर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगले टॉपिक हम मिक्सचर की तरफ चलते हैं। तो मिक्सचर कोई भी दो कंपाउंड या उससे ज़्यादा जब फिजिकली कंबाइंड हो, केमिकली नहीं, फिजिकली दरअसल कंबाइंड तब होंगे जब कोई रिएक्शन ना करें। केमिकली में रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन फिजिकली में बस एक मिक्सचर बन जाएगा। तो जब भी दो और उससे ज़्यादा के कंपाउंड्स और या एलिमेंट्स आपस में फिजिकली कंबाइंड हो, तो वो हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। अब वो फिल्ट्रेशन होता है। अब जाहिर सी बात है, आपने चाय बनाई होगी घर में, तो चाय में हम तो जिससे एग्जाम्पल दे रहा था चाय की, कि चाय आप जब बनाते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए देखो कि आपकी चाय में न जाए, कप में न जाए, तो उसके लिए फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन। तो ये एक फिजिकल मेथड है कि हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। एवापोरेशन भी एक मेथड है, जैसे सॉल्ट वाटर को जब हम हीट कर दें तो वाटर उड़ जाएगा और सॉल्ट नीचे आपस में आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी फर्दर एग्जाम्पल थी मिक्सचर की, जो कि हमने समझ ली। अब मिक्सचर की दो तरह की टाइप्स होती हैं, हेट्रोजीनस और एक होमोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो मिक्सचर कोई भी पार्टिकल होता है वो आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझाया कि पार्टिकल जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, रैंडम मिक्स होते हैं, तो वो हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल पिज़्ज़ा है कि जिस तरह पिज़्ज़ा में सारी चीज़ें अलग अलग तरह के ऑलिव अलग अलग तरह के और जब अलग अलग जगहों पे और टोमेटोज अलग अलग जगह पे मौजूद होते हैं, और चॉकलेट चिप्स कुकीज़ में भी यही होता है कि जो बिस्किट होती है उसके ऊपर कुकीज़ भी अलग अलग पोजीशन पे होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरी बिस्किट में, तो वो हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल अगर दी जाए तो सॉल्ट वाटर है, एयर है, एयर में बहुत तरह की चीज़ें मौजूद हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं आपको कार्बन डाइऑक्साइड कभी आप इनहेल कर रहे हो, कभी आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें आपस में होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये तो आज का यहाँ तक हो गया। अब इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं सैम्पल से, कि वो एग्रीगेशन जो किसी भी एलिमेंट्स को एग्रीगेशन करती है। उनकी तरह तरह की लैंग्वेज हैं, इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में। ग्रीक मतलब यूनानी, लैटिन मतलब लैटिन की ज़बान, सारी ज़बानें जिस उस वक्त उस टाइम पे जिन साइंटिस्ट ने अपने अपने मिशन के लिए जो मसर अंजाम दी, जो उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर किए, तो उसका अपने नाम पे नाम रख दिया उस एलिमेंट का। जैसे अब मेंडलीव साइंटिस्ट था, उसके नाम पे भी मेंडेलिवियम करके उसका एलिमेंट है, वो भी पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएगा। और रदरफोर्डियम, वो भी एक साइंटिस्ट था, उसका भी एक नाम से एक एलिमेंट मौजूद है। तो उन्होंने अपने नाम से भी ग्रीक में, जर्मन में, लैटिन में, इंग्लिश में अपने नाम पे भी एलिमेंट्स को रखा हुआ है। तो उसको हम सिंबलाइज करते हैं कि जाहिर सी बात है इतने सारे एलिमेंट हैं 118, उसको बार बार याद रखना, बार बार ऊपर पढ़ना मुश्किल होगा। इसी वजह से हमने इसको सैम्पल्स में डिनोट करवाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कार्बन के लिए हम सिंपल कैपिटल सी इस्तेमाल करते हैं। तो इनका एक मेथड है कि हम फर्स्ट लेटर जब भी लिखेंगे वो कैपिटल होगा और सेकंड हमेशा स्मॉल होगा। ये लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है किसी भी सैम्पल को लिखते हुए, कि कार्बन सी हीलियम है तो पहला लेटर एच कैपिटल और ई इसके साथ जो है हमारे साथ वो स्मॉल में लाजमी होगा।
क्रोमियम, सल्फर, नाइट्रियम, सोडियम और मरकरी, ये भी हमारे पास गिवन है जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं इस सैम्पल में। फिर हमने वैलेंसीज की बात की कि वो डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, ले सकेगा और शेयर कर सकेगा, तो वो हमारे पास वैलेंसी में आती है। डिपेंड करता है एटम पे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो साथ ले नहीं सकता, बट साथ देना उसके लिए आसान है, एक देना उसके लिए आसान है क्लोरीन को, तो वो आपस में आयोनिक बॉन्डिंग बना लेता है क्लोरीन के साथ, वो भी हमने आगे समझ लिया डायग्राम से। बाकी हमें फिर केमिकल फॉर्मूले की तरफ गो थ्रू करना है एक बार, कि ये हमें बताता है कि टोटल एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि H2O लिखा हुआ है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। सेम ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में भी 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 कार्बन का है सॉरी, और 3 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये हमने केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, ठीक है। बाकी वैलेंसीज के बारे में जो चार्ट है वो पेज नंबर 12 में गिवन है आपकी 9 क्लास की बुक में केमिस्ट्री की, तो आप वहाँ से सारे देख सकते हैं। सेम ऐसी सल्फर और सैंडल भी आपके बुक में मौजूद है, तो आप वहाँ से भी सारे देख सकते हैं। बाकी अगले टॉपिक हम कंपाउंड्स की तरफ एक बार रिव्यू कर लेंगे इसको, कि कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि 2 और उससे ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड जब होते हैं तो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से अलग अलग तरह का सब्सटेंस भी फॉर्म हो जाता है, जैसे NaCl आपस में कंबाइन हुआ तो उसने एक अलग ही सब्सटेंस बना लिया जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ सॉल्ट और टेबल सॉल्ट दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर वो एक अलग है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो भी अलग है, H2SO4 एक एसिड है जो कि वो भी अलग चीज़ है। तो कंपाउंड जितने भी होते हैं वो या तो आयोनिक होंगे या तो कोवैलेंट होंगे, जिनमें आयोनिक में जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब जैसे NaCl में हुआ कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर हो गए, कोवैलेंट में शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, क्या दोनों को एक एक की ज़रूरत है तो दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 हमने मॉलिक्यूल्स में देखा तो उसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और आपस में शेयरिंग करता है। तो इस तरीके से हम आगे चल बढ़ेंगे मिक्सचर की तरफ। तो मिक्सचर 2 और मोर कंपाउंड्स ऑफ और एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फिजिकली इज कॉल्ड मिक्सचर। तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन होगी कि 2 और उससे ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स आपस में जब फिजिकली कंबाइन होंगे तो वो मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा आगे टॉपिक आगे पॉइंट पढ़ा कि इसको हम सेपरेट मिक्सचर को सेपरेटली फिजिकल मेथड से किया जाता है क्योंकि आपस में फिजिकली कंबाइंड होते हैं, और फिजिकल मेथड इसके पास हमारे पास फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है और भी डिफरेंट तरह के हैं जो कि मेंशन है आपकी बुक में। बाकी इनके भी टाइप्स हैं मिक्सचर की। पहला हाइड्रोजीनस मिक्सचर, इसमें पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं मिक्सचर में, जैसे पिज़्ज़ा इसकी अच्छी एग्जाम्पल है, चॉकलेट चिप्स की वो भी अच्छी एग्जाम्पल है जिसके आपकी बुक में भी मेंशन है। और बाकी नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस में सारे एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हेटेरोजीनियस में ऐसा नहीं है। तो होमोजीनियस की भी सेम ही बात है, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको आगे लिखी कि सबसे पहले सॉल्ट वाटर और फिर एयर, ये सारी होमोजीनियस की एग्जाम्पल है। तो फिलहाल हमने इसको पढ़ लिया, स्टडी कर लिया और ऊपर से रिव्यू भी कर लिया, तो अब इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब आगे फर्दर हम दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और के अकॉर्डिंग हम कल बात करेंगे। तो आज क्लास को फिलहाल यहाँ एंड करते हैं। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर आपके पास गिवन है पिछले लेक्चर में। तो बस आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।